इससे पहले की मैंने ग्रुप में डाला हुआ कि स्टेफन देखो बैच कोर्स से ही पता चल रहा फ्री एक्सपेंशन है, मतलब उस पे ना हीट जा रही होगी, ठीक है, फ्री एक्सपेंशन। अच्छा, कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये कैसे आया, ये वाला कैसे आया, ये पी बी इक्वल टू गामा कैसे आया, पी बी की पावर गामा कैसे इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब आप थर्मोडायनेमिक्स का पुराना लेक्चर देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्रैश कोर्स में मैं प्रूफ नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है, ये प्रूफ होता है, ठीक है, तब जाके आपका इतना होता है। शायद मैंने आइडिया भी दिया होगा जब मैं लाइव क्लास पढ़ा रहा था फुल कोर्स में, तब मैंने आपको बताया होगा, ठीक है। तो आप वहां से चलिए, ये प्रूफ होता है जो डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स में लिमिटेशन है टाइम की, तो यहाँ पे मैं किसी भी डेरिवेशन का एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, ठीक है। फ्री एक्सपेंशन मतलब उसमें क्या हो जाएगा, डी क्यू जीरो हो जाता है, और अगर एनर्जी जीरो हो गई फ्री एक्सपेंशन में, आप सिस्टम को एनर्जी नहीं दे रहे हो, इसका मतलब उसमें जो वर्क डन होगा वो भी जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ जानते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स टीडीएस क्या कहता है कि डी क्यू इक्वल टू कितना, डी यू प्लस डेल्टा ब्लू। तो ये भी जीरो हो गया, तो डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा यू जीरो है, यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल जीरो है। इसका मतलब क्या हो गया कि यू कैसा हो गया, यू फाइनल इक्वल टू यू इनिशियल हो गया, यानी इसका मतलब ये हो गया कि यू कैसा रहा, कांस्टेंट। तो फ्री एक्सपेंशन में स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रहती है, कहाँ पर, फ्री एक्सपेंशन में स्पेसिफिक हीट कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। तीन चीजें आपने अभी तक पढ़ ली। एक तो पढ़ लिया आइसोथर्मल में, आइसोथर्मल में भी यू कांस्टेंट है। दूसरा आपने पढ़ लिया साइक्लिक प्रोसेस में, वहां पर भी यू कांस्टेंट है। तीसरा आपने इसमें पढ़ लिया फ्री एक्सपेंशन, यू कैसे कांस्टेंट। ये बहुत एग्जाम में आया हुआ है, ये आपके पास एल टी 2021 में आया हुआ है, इसके चांसेस आने के भी। फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, यू कांस्टेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नीड फॉर सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या प्रॉब्लम थी कि नीड सेकेंड लॉ की नीड हो गई। तो अगर मैं बात करता हूँ, फर्स्ट लॉ बात करता है किसके बारे में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो पहले हेडिंग है नीड फॉर सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपके पास जो फर्स्ट लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है, किसकी बात करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डज नॉट स्पीक ऑफ द फिजिबिलिटी ऑफ किसके बारे में, प्रोसेस, मतलब प्रोसेस पॉसिबल है। हाँ इतना ये तो कर ही सकते, यू कांस्टेंट है, डी यू जीरो हो जाएगा। हम्म? जो कांस्टेंट है उसका फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन तो जीरो ही होगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये सेकेंड लॉ की जरूरत क्यों पड़ती है हमको, क्योंकि फर्स्ट लॉ हमको प्रोसेस ये नहीं बताता कि प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं है, यानी इट इज नॉट टेल्स अब द वेदर ऑफ प्रोसेस इज हैपन और नॉट हैपन। अब ये कहाँ से फ्लो हो रही है, हीट फ्लो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी या कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, यानी बता नहीं रहा। दूसरा ये नहीं बता रहा कि स्पॉन्टेनियस होता खुद से होती है या फिर किसी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, डायरेक्शन एक, ये भी पॉइंट है कि डायरेक्शन नहीं बताता हीट फ्लो, कोल्ड से हॉट में हो रही है, हॉट से कोल्ड में हो रही है। और दूसरी बात एक बताता नहीं खुद से हो रही है, स्पॉन्टेनियस हो रही है या कोई एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ रही है। तीसरा चीज ये नहीं बताता आपके पास जो प्रोसेस है पॉसिबल है या प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ठीक है। हिंदी वाले भी लिख सकते हैं, क्या बोलता है, क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ हीट फ्लो की डायरेक्शन नहीं बताता, यानी उष्मा हीट प्रवाह, यानी उष्मा प्रवाह की दिशा को नहीं बताता।
दिशा को नहीं बताता। दूसरा हम कह सकते हैं प्रक्रम संभव है या नहीं। ये भी नहीं बताता, ये भी नहीं बताता। ठीक है, तो हमको इसीलिए किसकी जरूरत पड़ी, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले हम कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी पढ़ना पड़ेगा। कंसेप्ट एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी होता है मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस। ठीक है, इसकी मेजरमेंट होती है रेंडमनेस की, मेजर रेंडमनेस ऑफ और डिसऑर्डर, डिसऑर्डर या रेंडमनेस को मेजर करता है। ठीक है, कैसे, अगर हमको नहीं समझा हम यहाँ समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें एटम का ऐसा ऑर्डर है, ये फर्स्ट सिस्टम है। एक सिस्टम ये है, ये सिस्टम टू है। तो देखो ये सारे अरेंज है, वेल अरेंज है, डिसऑर्डर इनमें है ही नहीं, कम। ठीक है, और इसमें क्या है, डिसऑर्डर ज्यादा है। तो किसकी एंट्रोपी, मान लीजिए इस सिस्टम के पास एंट्रोपी S1 है, इसके पास एंट्रोपी S2। एंट्रोपी क्या होती है, इसकी रेंडमनेस को मेजर करती है कि किसमें कितनी रेंडमनेस है। जैसे इसमें बहुत सारी रेंडमनेस है, कहीं पर भी कोई भी एटम है, इसमें वेल अरेंज है, तो आप बोलते हो कि जो S2 है एंट्रोपी ऑफ सेकंड सिस्टम वो S1 से ज्यादा है। रेंडमनेस तो इसी को मेजर करता है, एंट्रोपी की रेंडमनेस कितनी है। ठीक है, तो किसकी एंट्रोपी ज्यादा है, सेकंड वाले सिस्टम की एंट्रोपी। ठीक है, क्योंकि क्या है आपके पास, आप बोलोगे इसमें डिग्री ऑफ डिसऑर्डर ज्यादा है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर कैसा है, ज्यादा है, मैक्सिमम। तो आपके पास यही क्या है, एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या बताती है आपको, डिग्री ऑफ, ये मेजर करती है रेंडमनेस को। और इसको किससे दिखाते हैं, ds इक्वल टू कितना होता है, dq बाई टी, dq बाई टी। ठीक है, dq बाई टी, इसकी यूनिट होती है, देखो ऊपर हीट है तो ये हो गया जूल, और नीचे कितना है, टेम्परेचर है तो केल्विन हो जाए। ठीक है, यही आपके इसकी यूनिट। ठीक है, डिस्कवरी किसने की थी एंट्रोपी की, डिस्कवरी की थी एंट्रोपी की, जर्मन फिजिसिस्ट थे 1852 में, वो थे आपके पास क्लाउसियस। कौन थे, क्लाउसियस, इन 1852। किसने किया था डिस्कवरी, डिस्कवरी। और दूसरा इसमें लिखते हैं हम कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, नॉन स्टेट फंक्शन है। तो आप क्या बोलते हैं, एंट्रोपी एक क्या है, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मतलब कल बताया था हमने, स्टेट फंक्शन, या ऐसा कह सकते हैं हम पाथ इंडिपेंडेंट है। पाथ इंडिपेंडेंट, जिनको नहीं पता, स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कि पाथ पर निर्भर नहीं करते हैं। मतलब मान लीजिए यहाँ से यहाँ जाना है, ये इनिशियल स्टेज है, ये फाइनल स्टेज है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो इस पाथ पर निर्भर नहीं करते किधर से गए हैं आप, बस किस पर डिपेंड करते हैं, इन फाइनल और इनिशियल स्टेज पर। इसीलिए इसको स्टेट फंक्शन बोलते हैं। और कैसा होता है, पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक, क्योंकि ये क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है। ठीक है, तो अगर मैं, जैसे हमको पता है कि नोट करके कुछ बातें पता है, जैसे कि यूनिवर्स बनता है, यूनिवर्स किससे मिलकर बनता है, कल भी पढ़े हम। यूनिवर्स किससे मिलकर बना होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स, सिस्टम प्लस सराउंडिंग से यूनिवर्स बना। ठीक है, तो अगर मैं एंट्रोपी की बात करता हूँ, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इक्वल टू कितना होता है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अच्छा, जैसे ये पूरी बुक खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपके पास इसके क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद, जब पूरा रिवीजन हो जाए उसके बाद। ठीक है, तो यूनिवर्स होता है सिस्टम प्लस साउंडिंग, तो यूनिवर्स जो होता है आपके पास सिस्टम प्लस साउंडिंग हो जाएगा। ठीक है, एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इक्वल टू एंट्रोपी
ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है ये जीरो हो सकती है, मे बी पॉजिटिव हो सकती है, कभी भी एंट्रोपी नेगेटिव नहीं हो सकती। मैं इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो डिसऑर्डर इसमें हो सकता है, कुछ भी डिसऑर्डर नहीं है इस वाले में, इसकी एंट्रोपी जीरो हो गई, इसमें ज्यादा है तो एंट्रोपी पॉजिटिव हो गई। नेगेटिव कैसे होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि ये ऑलरेडी अरेंज था, इससे और ज्यादा अरेंज हो जाए, ऐसा तो नहीं है ना, तो एंट्रोपी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आप एक चीज लिखिए, जो डेल्टा यूनिवर्स है ये क्या होगा, आपके पास ग्रेटर होगा और इक्वल हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, ग्रेटर और इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर होगा या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। ठीक है, क्या होगा, आप बोलते हैं पॉजिटिव होगा और जीरो होगा बस, नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं होता, नहीं होती। दूसरा, अगर यहां से हम जानते हैं कि डी एस इक्वल टू कितना होता है, डी क्यू बाई टी, तो अगर ये जीरो से बड़ा, देखिए इधर करें इसको, टी डी एस, और ये हमेशा किससे बड़ा है, डेल्टा एस, जीरो से बड़ा, तो डी क्यू। ठीक है, केस फर्स्ट है। ठीक है, डेल्टा एस जीरो होगा, इसका दूसरा पार्ट है डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होगा, और डेल्टा एस को एक आइसोलेटेड सिस्टम का क्या होगा, आइसोलेटेड का मतलब होता है कि वो अकेला रहता है, तो आइसोलेटेड सिस्टम का जो है एंट्रोपी क्या होता है, जीरो, और क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। ये अगर जीरो है तो इसका मतलब कौन सी प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है, उत्क्रमणीय प्रक्रमण, रिवर्सिबल प्रोसेस है। और अगर डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब इन रिवर्सिबल प्रोसेस है, इन रिवर्सिबल प्रोसेस। किसी आइसोलेटेड जो है, आइसोलेटेड सिस्टम का क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है आपके पास, अगर मैं आइसोलेटेड की बात करता हूं तो क्या पढ़ा आप लोगों ने, यूनिवर्स इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो आइसोलेटेड सिस्टम के तो कोई सराउंडिंग ही नहीं होता, तो अगर मैं एंट्रोपी की बात करता हूं, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। तो इसके तो कोई जीरो, ये तो हो नहीं सकता, ये जो सराउंडिंग है आइसोलेटेड सिस्टम के, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जो डेल्टा यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो किसके इक्वल आ जाती है, सिस्टम के एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी इन सिस्टम में। ठीक है, ऐसा किस में होता है, आइसोलेटेड सिस्टम में। तो हम कहते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी कभी डिक्रीज नहीं होती, एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम नेवर डिक्रीजेस, एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम नेवर डिक्रीजेस, नेवर डिक्रीजेस। क्लियर है इतना, इतनी बात क्लियर है। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट है हीट इंजन। हीट इंजन, हीट इंजन मतलब उष्मा इंजन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उष्मा इंजन। अब हीट इंजन क्या होता है, एक डिवाइस है जो कि क्या करता है, कहीं से हीट लेता है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है,
मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देता है। यानी ये हीट को किस में कन्वर्ट करता है? हीट को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल वर्क में। यानी किसी ऊष्मा को किस में बदल देता है? आंतरिक कार्य में बदल देता है। ये क्या आपके पास हीट इंजन है, ठीक है, जो कि क्या करता है? हीट को किस में कन्वर्ट करता है? ठीक है, ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल वर्क में। यानी ऊष्मा को किस में करता है? यांत्रिक कार्य में। अब इसकी बात है इंजन है तो एफिशिएंसी की बात आएगी कि इसकी दक्षता क्या होती है? एफिशिएंसी, जिसको बोलते हैं दक्षता। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी क्या होती है? आप बोलते हो ईटा कैसे निकालते हो? मान लीजिए मैं बेस्ड ऑन सेकंड ऑफ, ठीक है, तो ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। एफिशिएंसी क्या होती है? जैसे मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपीज दिए, आपने 80 रुपीज का काम करके दिया, तो मैं क्या लिखूंगा? आपने कितना यूजफुल वर्क डन किया और आपकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है। मैं बोलूंगा यूजफुल, यूजफुल वर्क डन। आपने कितना काम किया, वर्क डन, और आपको इनपुट कितना दिया था। मतलब मैंने मान लीजिए आपको 100 रुपए दिए और आपने 80 रुपए का काम करके दिया, तो मैं कहूंगा कि आपने जो है आपकी एफिशिएंसी है 80%, क्योंकि आपने तो आप यूजफुल वर्क डन कितना कर पा रहे हैं, तो वो 80 है, और आपको इनपुट कितना मिला, तो वो इनपुट हीट है। मैं इसका नाम दे देता हूँ क्यू है, समझता भी कैसे। अब देखिए कि क्या है, आपके पास कोई इंजन है, यहाँ पे देखिए ये एक, अगर मैं हीट इंजन की बात करता हूँ तो 3 पार्ट है इसके, मेन पार्ट होता है, ठीक है। आप क्या है आपके पास, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में करता है इतना, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में करता है। कार्नोट हीट इंजन लिख लेते हैं, कार्नोट हीट इंजन, ठीक है। कार्नोट हीट इंजन की बात है। कार्नोट का हीट इंजन, हिंदी में भी कार्नोटी हीट इंजन बोलते हैं इसको, कार्नोट ऊष्मा इंजन। अब ये जो इंजन है, ये 3 पार्ट रखता है, कंसिस्ट 3 पार्ट, मेन 3 पार्ट। सबसे पहले रखता है सोर्स, ठीक है। सोर्स जहां का टेम्परेचर मान लीजिए टी एच है, हाई टेम्परेचर है, और इससे जो हीट आ रही है, मान लीजिए इसके पास हीट है वो क्यू एच है, और इसके पास दूसरा जो मेन पार्ट होता है वो होता है वर्किंग सब्सटेंस। क्या होता है? वर्किंग सब्सटेंस, इसको बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस। और इसमें थर्ड मेन पार्ट होता है, इसको बोलते हैं सिंक, जहां पर हीट वेस्ट जाता है। वेस्ट हीट कहां पर जाता है? सिंक के पास। अब देखो यहाँ का टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होता है, और यहाँ से कोई हीट आई, और वो हीट कुछ कार्य करने में खर्च हुई, कुछ वर्क डन हुआ उस पर, मैं डब्ल्यू लिख दे रहा हूँ, वर्क डन हुआ, और वर्क डन के बाद जितनी हीट बच गई थी वो कहाँ पर पहुंच गई? सिंक के पास पहुंच गई। किसके पास पहुंच गई? सिंक के पास। तो यहाँ का टेम्परेचर कितना है? टीसी। तो जो हीट यहाँ पर आ रही होगी वेस्ट हीट, इसको बोलेंगे क्यूसी। कितना बोलेंगे? क्यूसी बोलेंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ से आया, कोई हीट आई, तो अब एक चीज बताइए, एक चीज हमारे पास कि जैसे आपके पास एंट्रोपी का कंसेप्ट भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। हीट अगर निकल रही है तो एंट्रोपी क्या रही होगी? नेगेटिव रही होगी। अगर हीट रिलीज हो रही है, क्योंकि एंट्रोपी का क्या है कंसेप्ट? डी एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी। अगर हीट रिलीज हो रही, कम हो रही है, तो इसका मतलब एंट्रोपी भी नेगेटिव होगी। अब अगर यहाँ पर हीट ऐड हो रही है, ऑलरेडी यहाँ पर टेम्परेचर था, हीट ऐड हो रही है, देखो नीचे की तरफ आ रही है, तो एंट्रोपी यहाँ क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। इतनी बात ध्यान रह जाएगी। अब जो है, जो इनपुट हीट है, देखिए 3 मेन पार्ट है, इसको बोलते हैं सोर्स। सोर्स का टेम्परेचर कैसा होता है? हमेशा टी एच हाई होता है टीसी से। अब सोर्स से जो है हीट आई, और ये कुछ वर्क डन में, यूजफुल वर्क डन में खर्च हो गई, और बाकी हीट कहां पर पहुंच गई? सिंक के पास पहुंच गई, ठीक है। वर्किंग सब्सटेंस, जैसे आप जानते हैं कि आपके पास यहाँ पर हम क्या है, जो क्यू हीट आई क्यू एच, वो कहाँ कहाँ खर्च हुई? एक तो वर्क डन में खर्च हुई, बाकी कहाँ पर पहुंच गई? सिंक के पास पहुंच गई।
कहाँ पर पहुंच गई बाकी हीट? देखो जो इनपुट हीट आई थी ना QH, ये दो पार्ट में बन गई। यहाँ से आप W निकाल सकते हैं। W कितना हो जाएगा आपके पास? QC QH माइनस QC, ये W का फॉर्मूला होगा। तो ईटा कितना होता है? ईटा का फॉर्मूला, एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी पढ़ा आप लोगों ने। W बाई इनपुट, इनपुट कौन सी है? QH हीट है। W की जगह क्या लिख दोगे? QH माइनस QC बाय QH। ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस QC बाई QH। ईटा जो है आपका 1 माइनस QC बाय QH हो गया। एफिशिएंसी का फॉर्मूला पूछा जाएगा, आपके पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। ठीक है, अब एक चीज समझिए आप यहाँ पे, एफिशिएंसी जो है कार्नोट इंजन की, जो एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है? 100%। ठीक है, एक आइडियल इंजन है ये। ठीक है, एक आइडियल इंजन है। तो जो एफिशिएंसी होती है कार्नोट इंजन की, चलिए आगे लिख देते हैं। आगे हमारे पास कार्नोट थ्योरम है, कार्नोट साइकिल जिसको बोलते हैं। कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल क्या कहती है कि आपके पास जो हीट बेस होता है ना, हीट इंजन, हीट जो इंजन बेस होता है, बेस्ड ऑन किस पे? कार्नोट साइकिल पे। किस पर? कार्नोट साइकिल पर बेस होता है। किस पर बेस्ड होता है? कार्नोट। अब कार्नोट साइकिल क्या है? कार्नोट साइकिल की कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन है कि Q1 यानी QH बाई QC, यानी जो सोर्स के पास हीट है डिवाइड बाई सिंक के पास जितनी हीट है QS, ये किसके इक्वल आ जाती है? TH अपॉन TC, TS। ठीक है, या बोल देते QC। C लिखा ना, हमने S नहीं लिखा तो C लिख दो, सब जगह C यूज कर लो। अगर सिंक के पास हमने हीट लिखी है QC, तो यहाँ पर QC दिखा दो, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? TH अपॉन TC के इक्वल। ये कंडीशन है किसकी? कार्नोट साइकिल की। किसकी? कार्नोट साइकिल। तो एफिशिएंसी, अगर इस चीज को मैं यहां रख दूं ऊपर, एफिशिएंसी क्या रहेगी? 1 माइनस TC अपॉन TH, TC अपॉन TH। कार्नोट इंजन एक आइडियल इंजन है। क्या है? आइडियल इंजन। इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। लिख सकते हैं एफिशिएंसी केवल, केवल लिख रहा हूं मैं, अब इसके अलावा कुछ भी आएगा आपको केवल वही रखना है। वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती है, केवल सिंक तथा सोर्स के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। सोर्स के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इसके अलावा नहीं करती। ठीक है, इसके अलावा मैं कहूंगा कि जो ईटा है कार्नोट इंजन का, कार्नोट इंजन का जो एफिशिएंसी है वो होती है 100%, और या 1 के इक्वल। क्यों? क्योंकि आइडियल इंजन है, आइडियल इंजन है। दूसरा, आप इसमें यही कह सकते हैं कि आपके पास जो है, जो ईटा है, डिपेंड्स किस पे, क्या कर रही है? इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ किसके? वर्किंग सब्सटेंस के। जो वर्किंग कार्यकारिणी सब्सटेंस लिया है, वर्किंग सब्सटेंस, जो वर्किंग सब्सटेंस है वो कुछ भी हो, आपके पास बोले फोटोन गैस लिया या दूसरी गैस ली, बताइए एफिशिएंसी, एफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या है? एफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी जो होती है कार्नोट इंजन की, इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस होती है। कैसी होती है? इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस होती है।
अच्छा, माइनस क्यों आया? देखो यहाँ से जहाँ से हीट रिलीज हो रही है ना, हीट रिलीज हो रही है, तो क्या हो जाएगा आपके पास? जो एंट्रो क्योंकि आपने पढ़ा डी एस इक्वल टू कितना है, डी क्यू बाई टी। तो अगर हीट रिलीज हो रही, कम हो रही है, तो क्या हो रही है, उसकी एंट्रोपी भी क्या हो रही होगी, कम हो रही है। जहां पर हीट ऐड हो रही है वहां रेंडमनेस बढ़ेगी, जहां से रेंडमनेस कम, हीट कम होगी, वहां से रेंडमनेस घटेगी, और जहां हीट ऐड होगी वहां रेंडमनेस बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन करवाएंगे हम इसको आपके क्लास के बाद, रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके पास क्लास के बाद, ठीक है। जैसे कि आप कुछ क्वेश्चन कर भी सकते हैं, चलिए ठीक है? एक साथ करवा देंगे सबके क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। थ्योरी ना आए पर इसमें क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, आई थिंक आगे होगा ना? हाँ, कुछ नोट करके लिखोगे आप पॉइंट। देखिए, कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि एंट्रोपी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। एंट्रोपी कांस्टेंट होती है किसमें, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस पूरा लिख के आ गया, रिवर्सिबल नहीं कह रहा हूं मैं, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। इसको ही बोलते हैं आइजेंट्रोपिक प्रोसेस। आइजेंट्रोपिक मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है, एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, उसको बोलते हैं आइजेंट्रोपिक एंट्रोपी। क्या बोलते हैं, आइजेंट्रोपिक एंट्रोपी। एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट बोल रहा हूं मैं, जीरो नहीं बोल रहा हूं। किसके केस में, रिवर्सिबल उत्क्रमणीय, क्या है, रुदोष्म प्रक्रम। उत्क्रमणीय रुदोष्म प्रक्रम, मैं लिख दे रहा हूँ, पूरा आएगा लिख के, उत्क्रमणीय रुदोष्म प्रक्रम। अच्छा, जो आज ऐड होना चाह रहे हैं ग्रुप में, वो उनके लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है ऐड होना, ठीक है, 2 दिन तक ही था ऐड होने का, ठीक है। बाकी कोई इशू है तो किसी आपके जानने में जो ऐड होना चाह रहा है, मुझे आज में मैसेज आ रहे थे, तो वो बोल, मेरी ओर से तो पॉसिबल नहीं है, तनु सर से बात कर लीजिए, ठीक है, किसी के फ्रेंड है, क्योंकि 2 दिन तक था, 2 दिन के बाद अलाउ। तो उत्क्रमणीय वो क्या है, इसमें क्या होती है, एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। जहां जिस सिस्टम, जिस प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है उसको बोलते हैं आइजेंट्रोपिक, यानी एंट्रोपी कांस्टेंट, जिस सिस्टम में एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, ठीक है, ठीक है, आइजेंट्रोपिक प्रोसेस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, आइजेंट्रोपिक प्रोसेस बोल देते हैं। आइजेंट्रोपिक मतलब हिंदी वाले भी रखेंगे ऐसा प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी कैसी रहती है, हिंदी में भी आइजेंट्रोपिक ही लिखते हैं इसको। आइजेंट्रोपिक प्रोसेस मतलब जिस प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। पर ऐसा प्रोसेस कौन सा है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। दूसरा है एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस। अगर एंट्रोपी बात करें आइडियल गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए बात करें, तो विल ऑलवेज इंक्रीज इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस विल बी इंक्रीजेज इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। जब आइसोथर्मल यानी तापीय एक्सपेंशन किया जाता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया जाता है, तो आइडियल गैस की एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब उसको थर्मली एक्सपेंड किया जाता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, उस आइडियल गैस की इंक्रीज होगी, उस आइडियल गैस एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इसको बोलते हैं तापीय प्रसार, ठीक है। तो एंट्रोपी जो है तापीय प्रसार करने पर क्या होती है, आइडियल गैस की जो है, आदर्श गैस की जो एंट्रोपी होती है वो कैसी होती है, इंक्रीज होती है। तीसरा चीज, तीसरी चीज, अगर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब ऊपर जो उत्क्रमणीय प्रोसेस है, अनुत्क्रमणीय रुदोष्म प्रक्रम में, उसमें एंट्रोपी जो होती है ना, सिस्टम और सराउंडिंग की दोनों की सेम होती है, इसमें कोई चेंज नहीं होती, मतलब इसमें ओवरऑल चेंज क्या होता है, जीरो चेंज होता है, नो चेंज ओवरऑल चेंज। तो अगर फ्री एक्सपेंशन की बात करते हैं, फ्री एक्सपेंशन अभी पढ़ा है मैंने, तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस, दैट सराउंडिंग, जो सिस्टम की एंट्रोपी है वो इंक्रीजेस हो जाती है, बट सराउंडिंग की जो एंट्रोपी है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। यानी आप बोलते हो यहाँ पर ये है, इसको सही से लिख देता हूँ कि सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग,
तो कितना हो जाएगा, ये किसके इक्वल है, एंट्रोपी ऑफ टोटल, टोटल एंट्रोपी, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप बोलते हो कि जो सिस्टम की एंट्रोपी है वो एलवेज इंक्रीजिंग होगी, और ये कैसी रहती है, ये एलवेज इंक्रीजेस होती है, और ये जो सराउंडिंग की है कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। हो गया इतना। तो नेक्स्ट है कुछ पॉइंट्स। एक एवोगैड्रो है, एवोगैड्रो को किससे दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.02 10⁻23। ये एक यूनिवर्सल वैल्यू है, कैसी है, यूनिवर्सल वैल्यू, यूनिवर्सल वैल्यू। और जो दूसरा है आइडियल गैस, आदर्श गैस, एवोगैड्रो, एवोगैड्रो नंबर है एन इक्वल टू, याद रखोगे आप लोग इसको। दूसरा है आइडियल गैस यानी आदर्श गैस। आदर्श गैस क्या होती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, क्या होती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, जो इस इक्वेशन को फॉलो करती है। एन इज नंबर ऑफ मोल्स, पी इज ए प्रेशर, वी इज अ वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, और पी तो पी जानते हैं आप प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, वी वॉल्यूम है, आर इज ए गैस कांस्टेंट, एंड टी इज ए टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा है रियल गैस के बारे में। रियल गैस क्या होती है, रियल गैस डेविएटेड फ्रॉम आइडियल गैस से, क्यों, क्योंकि क्या है, ये सभी तापन दाब की बात है, जो गैस इक्वेशन, परफेक्ट गैस इक्वेशन होती है, उस जो है वो ये होती है सभी तापन दाब पर। लेकिन जो रियल गैस होती है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है, कहाँ पर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर। आइडियल अभी पढ़ेंगे हम आगे, रियल गैस के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। जब हम क्या पढ़ेंगे, आपके पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से पहले, ठीक है, रियल गैसेस भी पढ़ेंगे। तो रियल गैस डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस कैसे डेविएटेड होती है, तो रियल गैस को अप्रोच किया जा सकता है आइडियल गैस की तरह, जब लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर। ठीक है इतना। एक सेकेंड का टाइम दे दीजिए। आइडियल गैस तो वो गैस है ना जो सभी ताप दाब पर इस इक्वेशन का पालन करती है, कोई भी टेम्परेचर और प्रेशर हो। हाँ, जो गैस बोलते हैं बहुत छोटे होते हैं। मतलब आइडियल गैस जब अभी पढ़ेंगे ना, हम जितनी बात कर रहे हैं, हम बोलते हैं कि आपने वो वाले लेक्चर, पुराने वाले लेक्चर नहीं देखे, तो हम वहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि आपके पास क्या है, ये गैस मॉलिक्यूल्स है, और आइडियल गैस कंसेप्ट क्या कहता है कि एक दूसरे पर कोई इंट्रैक्शन ही नहीं लगाएंगे। ऐसा होना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, एक ने एक दूसरे पर कुछ टकरा के ऐसे तो जाएंगे ना। तो आइडियल एक एक रियल क्या है, रियल कंसेप्ट नहीं है, बस एक आइडियल चीज है। अब आप बोलते हो कि आइडियल गैस क्या, तो आप बोलते हैं इस गैस का, इस इक्वेशन का जो पालन करती है सभी ताप एंड दाब पर। और आप बोलते हो रियल गैस कैसी है, अभी रियल गैस पढ़ेंगे हम, जैसे कि वॉन्डरवॉल गैस हो जाती है, रियल गैस है। तो वॉन्डरवॉल गैस को क्या, जो रियल गैस होती है उसको आइडियल गैस बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल हाँ बनाया जा सकता है, लेकिन टेम्परेचर हाई होना चाहिए, प्रेशर लो होना चाहिए उस टाइम पर, ये बात है, ठीक है। अब हम इससे पहले थी, ये था आपके पास, नोट कर लिया था हमने। अब आपके पास क्या है, सेकेंड लॉ थे हम थर्मोडाइनमिक्स के, सेकेंड लॉ पर। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है, सेकेंड
लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अब ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या बताता है? बेसिकली लिमिटेशन बताता किसकी? हीट इंजन की और रेफ्रिजरेटर। ठीक है, क्या बताता है आपके पास? ये क्या बताता है? लिमिटेशन बताता है, लिमिटेशन ऑफ हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर एंड रेफ्रिजरेटर। हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर की लिमिटेशन को बताता है। अब इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, इसमें दो लॉ आया था। पहला स्टेटमेंट आया था केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट। ठीक है, भूल जाते पेपर में, याद रखना है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एलटी में आया भी एक बार, एलटी में किसी दूसरे एग्जाम में आया, आर जैसे कोई स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्या कहता है? इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट जितनी भी हीट, जो भी हीट है, यानी ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है। लिमिटेशन के बारे में बताता बेसिकली, ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं जो सारे हीट को किस में कन्वर्ट कर दे? सारी हीट को किस में कन्वर्ट कर दे? वर्क डन में। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मैं खाना दूं और आप सारे दिन काम कर जा रहे हो। जितना मैंने आपको मान लीजिए 3 किलो खाना दिया, तो आपने 3 किलो के बदले इतना वर्क कर दिया जितना बराबर उसके इक्विवेलेंट होता है। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसा हीट बनाना, ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं कि आप क्या है, जितना एक बार आपने हीट दिया वो सारी कन्वर्ट हो गई वर्क डन में। ऐसा बनाना पॉसिबल नहीं, इसीलिए इसको बोलते हैं लिमिटेशन। यानी आप लिख सकते हैं ऐसा इंजन बनाना, ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है, जो नहीं है, जो सारी हीट को, सारी हीट को, सारी हीट को वर्क डन में, वर्क में कन्वर्ट कर दे, कन्वर्ट कर दे। ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट आती है, वो है क्लाउसियस स्टेटमेंट। क्लाउसियस स्टेटमेंट ये कहता है, देखो रेफ्रिजरेटर का केस आपके पास है नहीं, वो सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने रेफ्रिजरेटर आपको पढ़ाया नहीं, अदरवाइज रेफ्रिजरेटर पुरानी सिलेबस में पढ़ाया मैंने। ठीक है, रेफ्रिजरेटर क्या करता है? आपके पास फ्रीज है घर पे। देखो जनरली क्या है, आपके पास फ्रीज है, आपने कोई एक फल लेके आए, मान लीजिए आप एप्पल लेके आए। अब एप्पल क्या किया आपने? इसके अंदर रख दिया, फ्रिज के अंदर। एप्पल का टेम्परेचर कितना था? मान लीजिए रूम टेम्परेचर पे था 20 डिग्री सेल्सियस। अब आपने फ्रीज सेट किया अपना 5 डिग्री पे, अंदर आपके 5 डिग्री टेम्परेचर है। अब आपने इस फ्रिज को अंदर रख दिया। अब थोड़ी देर बाद निकालोगे आप, मान लीजिए 30 मिनट बाद निकाल रहे हो, तो ये जो से एप्पल है, ये कितने का है? 5 डिग्री का हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस का एप्पल ठंडा हो जाएगा। तो आपको ये, आप ये जानते हैं हीट का फ्लो कहां से होता है? हीट फ्लो हायर से लोअर की तरफ। बट यहां पर देखो कैसा पॉसिबल हो रहा है, कैसा दिख रहा है कि यहां तो उल्टा हुआ। आपके पास क्या है, जो लोअर से हायर की तरफ गया, 5 था, 5 ने इसको गर्म ठंडा कर दिया। ऐसा नहीं हुआ कि फ्रीज का टेम्परेचर दोनों मेंटेन हो गए 10 10 पे। फ्रीज ने इसको लोअर टेम्परेचर से हीट फ्लो कहां हुई? यहां पर जो हीट हुई, फ्लो हुई, वो हुई लोअर से हायर की तरफ। मतलब फ्रीज गर्म नहीं हुआ। ठीक है, फ्रीज गर्म नहीं हुआ, बल्कि आपका जो ऑब्जेक्ट था वो ठंडा हो गया। तो हीट फ्लो कहां से हुआ? लोअर हीट से हायर हीट की तरफ। तो इन्होंने यही कहा कि ऐसा इंजन बनाना, ऐसा इम्पॉसिबल है, इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा इम्पॉसिबल है कि हीट को, हीट को लोअर, लोअर लोअर बॉडी टेम्परेचर, लोअर बॉडी टेम्परेचर से
हायर बॉडी टेम्परेचर में ट्रांसफर किया जाए विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स, विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स, बिना बाह्य एक्सटर्नल सोर्स के ऐसा करना पॉसिबल नहीं। ये स्टेटमेंट याद रखना बस। ये पेपर में आया है, किसी पेपर में, क्लाउसियस स्टेटमेंट। उस टाइम भूल जाओगे हीट वाली बात किसने की और वर्क वाली बात किसने की। ठीक है, हीट वाली बात किसने की और वर्क वाली बात किसने की। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो सेकेंड ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या हो गया आपके पास, टी डी क्यू इक्वल टू कितना हो गया, टी डी एस हो गया। क्यों इतना हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि टी डी डी एस डी डी एस इक्वल टू कितना होता है, डी क्यू बाई टी। ये इधर आ गया तो डी क्यू, ये सेकेंड लॉ हम यूज करेंगे। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। हो गया इतना। चलिए, अब यहां तक पढ़ लिया था, हम कार्नोट पढ़ लिया था। तो इसमें कुछ बातें और लिख लेते हैं। कार्नोट इंजन के बारे में इंपॉर्टेंट था, कार्नोट इंजन थोड़ी सी बातें, क्योंकि कार्नोट थ्योरम है आपके पास अभी। तो इसमें क्या है, एक और पॉइंट ऐड कर लो। कार्नोट इंजन क्या है, कार्नोट हीट इंजन कैसा है, परफेक्टली रिवर्सिबल है। परफेक्टली रिवर्सिबल है, कैसा है, रिवर्सिबल, परफेक्टली रिवर्सिबल है, ध्यान रखोगे कैसा है, परफेक्टली रिवर्सिबल। ठीक है, कैसा है, परफेक्टली रिवर्सिबल है। कार्नोट इंजन की जो है कैसा है, परफेक्टली रिवर्सिबल है। अब इसमें ही है कार्नोट थ्योरम, जो शायद पहली बार नहीं करवाई थी, तो आप लोग ध्यान रख लीजिए इसको। कार्नोट इंजन, तो आप लोग एक पॉइंट नोट्स बना, मतलब ऐसे नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स भी हो जाएगा, अपना रिवीजन भी हो जाएगा। अगर टाइम है तो कर लीजिए। कार्नोट थ्योरम, ये जो चीजें ऐड हुई होगी वो रिवीजन में हो जाएगा आपके पास। कार्नोट थ्योरम, कार्नोट थ्योरम। ठीक है, तो स्टेटमेंट वहां उस बैच में मैं इसीलिए नहीं चलाना चाह रहा था। ठीक है, कि आपके पास दोनों चीजें मिक्सअप हो जाएगी, पुरानी भी और ओल्ड भी, और यहाँ पे क्या न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए, स्टेटमेंट क्या थी, कार्नोट थ्योरम क्या कहता है कि एफिशिएंसी जो होती है, अगर एफिशिएंसी लिखा जाए कि ऑल रिवर्सिबल इंजन क्या होते हैं, अगर सेम टेम्परेचर पे ऑपरेट हो जाए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर कोई रिवर्सिबल है, एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन एट अ सेम टेम्परेचर, तो उनकी जो है एफिशिएंसी सेम आएगी। पहला स्टेटमेंट कहता है इसका कि जो एफिशिएंसी होगी, अगर कोई फर्स्ट सिस्टम है, ये कोई फर्स्ट सिस्टम है, कोई रिवर्सिबल बोला मैंने, क्या बोला, रिवर्सिबल। दूसरा सिस्टम भी क्या है, रिवर्सिबल है, कैसा है, रिवर्सिबल। तो इनकी फर्स्ट और सेकंड की जो एफिशिएंसी है वो इक्वल आएगी, इफ टेम्परेचर सेम होना, बस टेम्परेचर कैसा हो, सेम हो। तो इन दोनों सिस्टम की एफिशिएंसी कैसी आएगी, सेम आएगी। एफिशिएंसी कैसी आएगी, सेम आएगी। दूसरा हम कहते हैं स्टेटमेंट टू, इसमें स्टेटमेंट टू क्या कहते हैं, एफिशिएंसी जो होगी रिवर्सिबल सिस्टम की वो ज्यादा होगी इन रिवर्सिबल, यानी जो रिवर्सिबल होगा, एफिशिएंसी ऑफ इन रिवर्सिबल वो क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी लेस होगी रिवर्सिबल से।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कार्नोट थ्योरम। यही आता है, पूछा जाएगा तो सेकंड स्टेटमेंट पूछा जाता है। एट सेम टेम्परेचर पर, सेम टेम्परेचर क्यों? एट सेम टेम्परेचर। तो ये क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी किसकी बड़ी आती है, रिवर्सिबल की। ठीक है, इसका मतलब वर्क भी किस में ज्यादा होगा, हो रहा होगा, इरिवर्सिबल वर्क रिवर्सिबल का ही ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए, तो ये याद रह जाएगा, दोनों स्टेटमेंट याद रह जाएगी, कार्नोट की दोनों स्टेटमेंट है। ठीक है, इतना नोट कर लिया तो आगे चलें हम। चलिए, अब जैसे हमने पीवी डायग्राम पूछा था ना आपके पास, पीवी डायग्राम, वैसे क्या है पीवी डायग्राम, मतलब पी और वी के बीच जो डायग्राम, जैसे कार्नोट पीवी डायग्राम में कैसे बनता है, कार्नोट साइकिल ऐसे बनती है, ये ये देन ये क्या होता है, ये होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल तो बोलते हैं, यहां पर होता है आपके पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और इसमें टेम्परेचर यहाँ का मान लीजिए टेम्परेचर T1 है, यहाँ का भी T1 रहेगा पूरी प्रोसेस, और यहाँ पर प्रेशर V1 है, वॉल्यूम V1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम और प्रेशर V2, यहाँ पर P3 एंड V3 होता है, और यहाँ पर क्या है P4 V4 होता है, और यहाँ पर इस पे होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब आइसोथर्मल कंप्रेशन यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहेगा, T2 रहेगा, क्योंकि पूरा प्रक्रम कैसा आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कैसा रहता है, सेम रहता है। तो अब क्या है नेक्स्ट, यहाँ पर इसको बोलते हैं, इसमें बोलते ये होता है एडियाबेटिक, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। और यहाँ क्या होता है, यहाँ पर होता है एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन। ठीक है, एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो यही क्या होती है आपके कार्नोट साइकिल। अगर ये टीडीएस डायग्राम में लिखना है मैंने, अगर ये टी टीएस डायग्राम है, इसी चीज को टीएस डायग्राम में होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये किस में है, टीएस मतलब टेम्परेचर और एंट्रोपी, टेम्परेचर और एंट्रोपी में। ये ए वाला पॉइंट था, ये जो ये बी वाला पॉइंट है, ये सी है, ये डी, तो ये कैसे बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन। तो यही क्या है, टीडीएस डायग्राम के पीवी डायग्राम किस में कन्वर्ट हो गया, टीडीएस डायग्राम किस में कन्वर्ट हो गया, किसमें हो गया, टीएस डायग्राम। ठीक है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते थे इसको, टीएस डायग्राम। इसमें क्या, जैसे आप यूजफुल वर्क एफिशिएंसी इसमें भी ऐसे निकलती है, यूजफुल वर्क डन अंडर कर्व की बात करेंगे, अंडर क्या करेंगे, अंडर द साइकिल। ठीक है, अगर हमको एफिशिएंसी निकालनी है, तो पहले बात कर लेते हैं, आपके पास इतना नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, तो अब बात करेंगे नेक्स्ट आपके उसमें है चेंज इन, हाँ, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस, ये ऑलरेडी करा दिया हमने। टीएस डायग्राम, टीएस डायग्राम
जैसे कि मैं बात कर देता हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। चलिए लिख लीजिए हेडिंग, चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी। तो देखिए, अगर मैं फर्स्ट केस की बात करता हूँ, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल की बात करता हूँ प्रोसेस, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उत्कर्मणीय, उत्कर्मणीय, उत्कर्मणीय समतापीय प्रक्रम। ठीक है, समतापीय प्रक्रम। तो रिवर्सिबल यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी कांस्टेंट हो जाएगा। पहला तो इतना पता हमको, टी कांस्टेंट हो जाएगा। आपने कहा टी इक्वल टू कांस्टेंट है। दूसरा क्या पता चला हमको, इसका मतलब ds क्या होता है, एंट्रोपी क्या होती है, dq बाई टी। टी कांस्टेंट है, तो अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ दोनों तरफ तो कितना हो जाएगा, dq बाई टी। टी से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, s फाइनल माइनस s इनिशियल 1/t। यहाँ पर एंट्रोपी भी कितनी आ जाएगी, s फाइनल माइनस s इनिशियल। ठीक है, सॉरी, ये dq कितना आ जाएगा, q आ जाएगा। अब जो q आ गया यहाँ से वो कितना आ जाएगा, आप t क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, s फाइनल माइनस s इनिशियल। यानी अगर क्या है, आपके पास q पॉजिटिव हुआ, ठीक है, अगर q पॉजिटिव हुआ, आप इसमें केस कहते हैं कि इफ q इज अ पॉजिटिव, q कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो हीट क्या होगा, इसका मतलब क्या हो, ये पॉजिटिव तो कितना, ये पॉजिटिव हो गया, तो आप बोलोगे कि s फाइनल माइनस s इनिशियल इक्वल टू q। q कैसा है, ग्रेटर है जीरो से, जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। अगर ये जीरो नहीं होगा तो s फाइनल ही बड़ा आएगा s इनिशियल से। ये बात समझ गए नहीं समझे, एस आई माइनस एस इनिशियल ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब ये बड़ा रहा होगा ना, तभी तो डिफरेंस जीरो नहीं रहा होगा। तो ये कह रहा सीधा कि दो चीज है, एक्स माइनस वाई क्या है, कह रहा कि एम के बराबर है, एम हमेशा जीरो से बड़ा है। ये नहीं मतलब इसका डिफरेंस जीरो से तो बड़ा आएगा, जीरो से बड़ा आएगा इसका डिफरेंस माइनस। तो जीरो से बड़ा कब आएगा, जब ये बड़ा होगा, ये थ्री होगा, ये मान लीजिए वन है या टू है, तो ये वन आ गया, वन बड़ा है जीरो से, तो ये बड़ा हो गया ना, अगर तभी तो जाके क्या हो जाएगा, तो इसीलिए एस फाइनल ग्रेटर है। इसका मतलब एंट्रोपी क्या हो जाएगी, जो फाइनल में, इनिशियल में कुछ एंट्रोपी थी, फाइनल में कुछ एंट्रोपी थी, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फाइनल की एंट्रोपी बढ़ गई है, बड़ी है, तो एंट्रोपी इंक्रीज हो गई। कैसी हो गई एंट्रोपी, इंक्रीज हो गई। ये बात सबको समझ आई, जो नए हैं पुराने हैं सबको, सबके लिए इक्वल है ये। हम्म, सबको क्लियर है। अब जो दूसरा एक और केस कराया था, मैंने नोट में लिखवाया था आपके पास, उसमें क्या था, ये था आपके पास फॉर रिवर्सिबल, फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक, फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को मतलब, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल उत्क्रमणीय रुदोष्म प्रक्रम। ऐसा प्रक्रम जिसके प्रक्रम के दौरान क्यू कैसी होती है, कांस्टेंट होता है, और डी क्यू कैसा होता है, जीरो होता है। तो आप जानते हैं डेल एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी। अब यहां से क्या हो जाएगा, डेल्टा एस किसके, डेल एस इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ होगा, एस कांस्टेंट रहा होगा, तो इसीलिए उसको क्या क्या कहा था मैंने, इसको बोला था आइजेंट्रोपिक। याद करो, अभी करवाया था मैंने, आइजेंट्रोपिक प्रोसेस, आइजेंट्रोपिक प्रोसेस। आइजेंट्रोपिक प्रोसेस में देखो क्या होता है, कि आपके पास अगर टीएस डायग्राम की बात करता हूं मैं, ये है टी और ये है एस,
आइसेंट्रोपिक, एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो ऐसा लिखूंगा मैं कहीं, ये प्रोसेस ऐसा हो रहा होगा, ये कोई पॉइंट है, ये फाइनल इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है, ये फाइनल इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। एंट्रोपी कांस्टेंट रह रही ना। अगर पीछे वाले के लिए मैं टीएस डायग्राम बनाऊं, टीएस डायग्राम कैसे बनेगा यहाँ? देखो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा आपके पास स्ट्रेट लाइन, ऐसा, सिर्फ एंट्रोपी चेंज हो रही है, टेम्परेचर सेम है, तो ये इनिशियल स्टेट रही होगी और ये फाइनल स्टेट, मतलब एंट्रोपी जो है यहाँ पर एस रही होगी, एस आई, और यहाँ पर एस फाइनल रहेगी, एस इनिशियल और एस फाइनल रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्रोपी चेंज हो रही है, और वहां पर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में यहाँ पर एंट्रोपी सेम है, तो ये कांस्टेंट, तो प्रोसेस ऐसा हो रहा होगा, बस टेम्परेचर चेंज क्या है, इनिशियल टू फाइनल हो रहा है, इसको बोलते हैं आइसेंट्रोपिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इसमें थर्ड केस है फोर आइसोबारिक, चेंज इन एंट्रोपी की बात हो रही है, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी होगी, वो डेल्टा एस इक्वल टू कितना, एम सी पी, एम सी पी यानी स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर लॉग टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये हो, ठीक है। या फिर आप बोलते हो कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल में भी लिख देते हो। अब ये कहाँ से आया, इसके लिए देखना है तो देख साइड में देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। कैसे पी कांस्टेंट आइसोबारिक है, तो पी कांस्टेंट है, इसका मतलब डी क्यू इक्वल टू कितना होता है, टी डी एस होता है, ये होता है। अब जो डी क्यू पढ़ा था हमने वहां पर सी पी इक्वल टू कितना पढ़ा था, डी क्यू बाई डी टी तो पढ़ा था स्पेसिफिक एट के केस में, यहाँ से डी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, सी पी डी टी, तो डी क्यू की जगह क्या रखा हमने, मान लीजिए एन मोल है या एम मोल है, तो यहाँ पर क्या रख दिया, क्या रख दिया मैंने, मान लीजिए एम मोल है मेरे पास, सी पी डी टी, डी क्यू की जगह कितना हो जाएगा, टी डी एस। अब यहां से क्या हो जाएगा, एम सी पी डी टी बाई टी, ये डी एस हो जाएगा, लॉग लीजिए दोनों तरफ से, ये दोनों तो बाहर आ जाएंगे, लॉग डी टी बाई टी, डेल टी बाई टी, और ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर लीजिए, अब इंटीग्रेशन सॉरी एम, ये कितना आ जाएगा, टी नीचे आ जाएगा, बोथ साइड इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो इधर लॉग आ जाएगा, लॉग कितना बन जाएगा, ये मान लीजिए इनिशियल से फाइनल में क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, इनिशियल टू फाइनल, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एस चेंज, ये क्या लिख दोगे आप, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, एम सी पी तो ऐसे ही रहेगा, एम सी पी तो ऐसे ही रहेगा, अब इसका इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा, लॉग टी कितना, वन अपॉन टी का कितना होता है, लॉग टी, और ये क्या हो जाएगा, इनिशियल से फाइनल तक, तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। वापस से बता देता हूँ क्या किया हमने, कि आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए पी कांस्टेंट रहता है, पी कांस्टेंट का मतलब ये जानते हैं हम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी क्यू इक्वल टू टी डी एस। अब यहाँ से सीपी वाला स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जानते हैं क्या होता है, डी क्यू अपॉन टी, अब डी क्यू कितना हो जाएगा, सीपी डी टी, सीपी और डी टी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब इसके जगह हम अगर रख दें यहाँ पर, इस वाले की जगह ये वाले ये रख दिए मैंने, एम, एम मतलब नंबर ऑफ मोल्स, सीपी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, डीटी ऑलरेडी ये है, और ये इसके इक्वल आ जाएगा, टीडीएस के इक्वल, यहाँ से इस टी को इस टी के नीचे, डीटी के नीचे लेके आ जाएंगे, डीएस अलग हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे बहुत साइड, तो ये तो डीएस क्या आ जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, और वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग टी होता है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही किसके केस में, सेकंड कौन सा था आपके पास, नंबर फोर, फोर आइसोबारिक के लिए, आइसोबारिक तो हो गया था ना, आइसोकॉरिक के लिए, और आइसोकॉरिक प्रोसेस के लिए, आइसोकॉरिक में क्या होता है, वी कांस्टेंट रहता है, तो जैसे जैसे मैंने ये किया, वहां पर सीपी होता है, सीवी होता है, डी क्यू बाई डी टी, यही तो होता है, तो इसीलिए डेल्टा एस कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम ही होगा, डेल्टा एस कितना हो जाएगा, बस कितना है, जहां पी था वहां वी लिख देना, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी,
टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, ठीक है। तो अगर इतना हो गया तो नेक्स्ट है आपके पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? एब्सोल्यूट एंट्रोपी के कंसेप्ट के बारे में बताता हूँ। क्या बताता है? एब्सोल्यूट एंट्रोपी के बारे में बताता हूँ। अब एब्सोल्यूट एंट्रोपी क्या होती है आपके पास? जो एक लास्ट टॉपिक है ना आपके पास, अनअटेंटेबिलिटी ऑफ, क्या है आपके पास? अनअटेंटेबिलिटी ऑफ जीरो केल्विन ना, ऐसे ही अनअटेंटेबिलिटी ऑफ जीरो केल्विन। तो अनअटेंटेबिलिटी ऑफ जीरो केल्विन में क्या होता है? इसको बोलते हैं नन रेस्ट इक्वेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, मतलब जीरो डिग्री जो जीरो केल्विन है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, उसको अटेंड नहीं किया जा सकता, अनअटेंटेबिलिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं नन रेस्ट इक्वेशन, या बोलते हैं नेरेस्ट इक्वेशंस बोल देते हैं। नेरेस्ट, स्पेलिंग देख लेना इसकी, नेरेस्ट इक्वेशन। नन रेस्ट इक्वेशन, ठीक है, सही बात है। अनअटेंडेबिलिटी, टेम्परेचर जीरो केल्विन में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी टी क्या हो जाए? जीरो को टेंस कर जाए। तो कह रहे हैं कि एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी? देन एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी? ये भी जीरो की तरफ टेंस कर जाएगी। यानी इसका मतलब क्या है कि इट इज इम्पॉसिबल टू अटेंड दी एनी प्रोसीजर। क्या है? किसी भी प्रोसीजर के लिए जीरो टेम्परेचर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक, 9 बजे तक चलती है। ठीक है, तो इट इज इम्पॉसिबल, लिख सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल अटेंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अटेंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस, एनी प्रोसीजर से, किसी भी प्रोसीजर से, किसी भी प्रोसीजर से अटेंड करना पॉसिबल नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब अगर पॉसिबल हो गया, अगर ऐसा हुआ कि टी क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर टी जीरो को टेंस कर रहा है तो सीपी भी जीरो को टेंस करेगा, सीवी भी जीरो को टेंस करेगा। ठीक है, इसका मतलब डेल पी बाई डेल्टा टी भी जीरो को टेंस करेगा, और डेल बी बाई डेल्टा टी ये भी जीरो को टेंस करेगा। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएगा? तो यही कौन बोलता है, कौन कहते हैं आपके पास? थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ। थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ क्या कहते हैं कि अगर किसी तरह एब्सोल्यूट टेम्परेचर अटेंड किया गया तो सारी चीजें क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, सारी चीजें क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, सारी चीजें जीरो हो जाएगी। ठीक है, जीरो को टेंस, जैसे कि एंट्रोपी जीरो को टेंस करेगी। एंट्रोपी जीरो को टेंस करने का क्या मतलब हुआ? यानी आप कहते हो कि अकॉर्डिंग थर्ड लॉ, हीट कैपेसिटी ऑफ ऑल सॉलिड टेंड टू जीरो, जो हीट कैपेसिटी है सीपी और सीबी जीरो होती है। ठीक है, मतलब अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो ये स्पेलिंग थोड़ी ठीक कराना, नेरेस्ट इक्वेशंस करके, NAR, ठीक है, इसको देख लेना, REST, रेस्ट इक्वेशन। ठीक है, नन रेस्ट, इसको हिंदी में, ठीक है। तो ये है, जो पहला यूनिट था आपके पास वो खत्म होता है। कल चलेगा थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल। अच्छा, कल क्लास नहीं हो पाएगी, चलिए ठीक है, कुछ बातें और लिखते हैं इसमें, एक इंपॉर्टेंट नोट करके लिखते हैं लास्ट में, नोट इंपॉर्टेंट। हमने आपको जीरो लॉ नहीं पढ़ाया शायद ना, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
जीरो लॉ या बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ, ये सार जीरोथ लॉ इसलिए बोला गया कि जीरोथ लॉ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बाद आया थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या कहता है, ये सबसे पहले तो कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर है। क्या है? कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। इसका कंसेप्ट है टेम्परेचर का। मतलब क्या हुआ कि अगर कह रहे हैं कि ए और बी कोई बॉडी है और ये सी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। कह रहे हैं कि अगर ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम हो, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम विच टेम्परेचर, ठीक है। अगर क्या है, ये और ये थर्मल इक्विलिब्रियम है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब इसका टेम्परेचर भी उतना ही है, इसका टेम्परेचर भी उतना ही है। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ कि अगर ये किसी, ये तीन बॉडी थी से, कह रहे हैं कि अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में इसका टेम्परेचर सेम, इसका टेम्परेचर सेम, तो ये दोनों भी आपस में क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। इसका टेम्परेचर टी है, इसका भी टी है। तो कह रहे हैं कि ये बी बॉडी सी के साथ भी कैसी होगी? थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। समझ लो, यही समझ लो कि क्या है कि अगर दो बॉडी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर सेम। तो अगर ए बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब टेम्परेचर दोनों का सेम है, और इस ए बॉडी का किसी थर्ड बॉडी के साथ टेम्परेचर सेम है, तो इन दोनों का भी टेम्परेचर सेम होगा। यही क्या? फर्स्ट लॉ, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। अब आता है, सॉरी, ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसका कंसेप्ट है? कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। और थर्ड, अब सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये किसका कंसेप्ट है? ये है कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी का कंसेप्ट है। और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये है कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी। एब्सोल्यूट एंट्रोपी का कंसेप्ट है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। पहली यूनिट खत्म होती है, कल पढ़ेंगे हम। ठीक है, इतना क्लियर है? पहले इतना बता दो मुझे।